बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्लास 12th है हमारी और सब्जेक्ट है हिस्ट्री का। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कह लीजिए या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लीजिए, तो उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल की थी। तो अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो निर्वाह किस तरीके से करते थे, यानी कि निर्वाह के तरीके क्या क्या थे इसके बारे में। सेकंड टॉपिक रहेगा, जब निर्वाह के तरीके हमने समझ लिए तो निर्वाह में कृषि भी आती है, तो कृषि प्रौद्योगिकी इनकी कैसी थी, कैसी फसलें उगाते थे, किन औजारों का उपयोग करते थे, फसल जो थी वो कितने प्रकार की होती थी, एक साथ कितनी फसलें उगाते थे, ये सभी देखेंगे। फिर बारी आती है कि किसी भी समाज में हमें पता लगाना होता है कि यहाँ पे अमीर लोग रहते थे या गरीब लोग रहते थे। तो इसके बारे में जानने के लिए यानी कि इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, जिसमें हम समाधान का अध्ययन करेंगे और विलासिता की वस्तुएं इसका अध्ययन करेंगे। देन सबसे आखिरी टॉपिक रहेगा हमारा मोहरें और मुद्राकरण, जिसमें हम मोहरों के बारे में, लिपि के बारे में, बाट के बारे में ये सभी समझेंगे। तो मोस्टली 4 टॉपिक्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक नंबर 1 से, हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके। अब देखो, निर्वाह के तरीके यानी कि खान पान, रहन सहन, इन सभी के बारे में होगा। तो सबसे पहले देखिए, समझिए पेड़ पौधों से। देखो, एक सेंटेंस को आप एक वर्ड में कैसे याद कर सकते हो ये आपको समझा देता हूँ। पहला, पेड़ पौधे मैंने बोला, तो आपके दिमाग में एक छवि जो है, एक कल्पना आ जानी चाहिए कि जो पुराने जमाने के लोग थे वो पेड़ पौधों से क्या क्या खाते होंगे, क्या प्राप्त करते होंगे, क्या सेवन करते होंगे। सबसे पहला फल याद रख लेंगे, ठीक है, फूल याद रख लेंगे, कंदमूल या फिर पत्तियां जो होती हैं उनको भी ये खाया करते हैं। आसानी समझ में आ गया पेड़ पौधों से संबंध में। फिर बारी आ जाती है कृषि की। तो देखो, कृषि के बारे में जब उत्खनन हुआ है तो इतिहासकार जो थे उन्हें जो अवशेष मिले हैं, अवशेषों में अनाज के कुछ दाने जैसे कि गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल ये हमें मिले। तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हड़प्पा वासी जो थे यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो संभवतः अनाज के रूप में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल की जो कृषि है, जो खेती है वो किया करते होंगे। और कहीं कहीं हमें चावल के दाने भी देखने को मिले हैं, तो इससे माना जाता है ये चावल का मतलब चावल की खेती भी किया करते हैं। ठीक है, कृषि आपको कंप्लीट हो गई। अगला आ जाता है पशुपालन। तो देखो, पशुपालन को आप 2 तरीके से याद रखेंगे, एक तो वो पशु जो पाले जाते थे, एक वो पशु जो जंगली होते थे। तो जो पशु पाले जाते होंगे उनमें मवेशी जैसे कि भेड़, बकरी, भैंस, सुअर ये सभी सम्मिलित होंगे, क्योंकि हमें इनकी हड्डियां मिली हैं। ठीक है, मुख्यतः जो घर होते हैं उनके आसपास के एरिया। वहीं दूसरे जानवर आते हैं जो कि हम कह सकते हैं जंगली जानवर। ठीक है, जैसे कि वराह, वराह एक तरीके से कह सकते हैं जो शेर या फिर चीता होता है उसी के तरीके का थोड़ा सा विकसित रूप होता है। ठीक है, सुअर, हिरण, घड़ियाल ये सभी क्या है, ये एक तरीके से कैसे जंगली जानवर। देखो, सुअर तो यहाँ पे भी है पालतू जानवर में, तो कुछ लोग थे वो पालते भी थे और कुछ जो तो ये जंगली सुअर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सिंपल सा है। तो 3 चीजें आपको समझ में आई। एक तो आ गया अभी तक पेड़ पौधे, कृषि और पशुपालन। पशुपालन में 2 तरीके का, पालतू जानवर और एक जंगली प्रजाति। अगला पॉइंट, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता था कि जब नदी थी तो सिंपल सी बात है भाई कि मछली मिलेगी तो मछली का शिकार करते थे ये। ठीक है, फिर पक्षी, तो हाँ ये पक्षियों को भी मारा करते थे, लेकिन किस तरीके से मारते थे इसका अभी तक पता नहीं लगे, क्योंकि पक्षी जो था वो हवा में उड़ता था, तो हवा में उड़ने के लिए तीर कमान वगैरह चाहिए होगा। ठीक है, तो उस समय इनका कोई आविष्कार वगैरह देखने को नहीं मिला, तो ये एक अपवाद है पक्षियों को लेकर। उसके बाद आता है असमर्थता। अब असमर्थता कैसी है, हड़प्पा वासी स्वयं ही इन जानवरों का शिकार करते थे या फिर अन्य आखेटक समुदायों से मांस प्राप्त करते थे। यानी कि जैसे आपने खाद्य श्रृंखला के बारे में देखा होगा कि एक जो बड़ा जीव होता है वो अपने से स्मॉल छोटे जीव को खाता है, तो उसी तरीके से कि क्या ये हड़प्पा वासी जो जानवर थे उन्हें स्वयं मार के खाते थे, ठीक है, या फिर जब किसी जानवर के द्वारा मार दिए जाते थे आधा खा के छोड़ दिया जाता था या उनको खाते थे। तो ये भी एक अपवाद बना हुआ है अभी तक। तो हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके आई होप आपको समझ में आ गए। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ये वाला निर्वाह के तरीके। चलिए अब एक चीज आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, आपको वीडियो में समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट स्मार्ट नॉलेज के नाम से आप सर्च करेंगे यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा। चैनल के आइकन का जो अकाउंट होगा उसे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। अब बारी आती है दूसरी टॉपिक की, जो कि है कृषि प्रौद्योगिकी। अब कृषि प्रौद्योगिकी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो इसे समझो। सबसे पहले हलों का प्रयोग, यानी कि कृषि में जो हड़प्पा वासी थे वो हलों का प्रयोग करते थे। तो हम ऐसा मान सकते हैं, मतलब ऐसा देखा भी गया है कि चोलिस्तान और बनावली ये दो ऐसे क्षेत्र थे जहां से हमें मिट्टी के हल के प्रतिरूप, यानी कि हमें पूर्णतः हल नहीं मिले बल्कि उनके प्रतिरूप देखने को मिले। तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा वासी जो थे वो हलों का उपयोग कृषि में करते होंगे। ठीक है, अब जैसे देखो ये पक्की मिट्टी से बना वृषभ है, ये किस चीज में काम आता होगा? शायद ये हल जो था उसको मतलब इस पे कंधे पे रखकर और खेत जोतने के काम आता होगा। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। बैलों का प्रयोग, तो ये किससे संबंधित है? बैलों के प्रयोग से संबंधित है। तो उत्खनन के दौरान हमें कुछ मोहरें मिली हैं और उन मोहरों पर एक तो है कि एक सिंग वाला जानवर हमें देखने को मिला है और दूसरा है वृषभ। तो ऐसा माना जाता है कि एक सिंग वाला जानवर और ये वृषभ, इन दोनों का ही उपयोग जो है वो किस लिए किया जाता होगा? खेत में हल जोतने के लिए। ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। तीसरा आता है दो फसलों को उगाना। तो दो फसलें कैसे उगाते थे भाई? कालीबंगन और राजस्थान, मतलब कालीबंगन हो गया और जो राजस्थान है, इसमें हमें जुते हुए कुछ खेत के प्रमाण मिले जो इस ओर इशारा करते हैं कि यहाँ पर एक ही साथ दो फसलों को उगाया जाता होगा। क्यों उगाया जाता होगा? क्योंकि यहाँ पे हमें ये जो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं ये ऐसा दर्शाते हैं कि यहाँ पर जो ये जो खेती थी ना वो समकोण तरीके से होती थी, मतलब कि कह सकते हैं 90 डिग्री के तरीके से होती थी। एक तरीके से जो रेखाएं मिली हैं वो आपस में एक दूसरे को काटते हुए मिली है। तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा वासी एक ही साथ दो जो फसलें थी उनको उगाया करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट, सिंचाई के लिए नहरों का उपयोग। ये बहुत बड़ी बात है सिंचाई के लिए। देखो उस समय जो था बड़ी बड़ी नदियां थी, जैसे कि रावी नदी थी, मतलब अभी के टाइम पे उसका नामकरण हो गया है, लेकिन उस टाइम ऐसी नदियां जरूर रही होंगी ऐसा माना जाता है। लेकिन फिर भी सिंचाई के लिए ये लोग नहरों का प्रयोग करते थे क्योंकि वहां पर आसपास के एरिया में पानी जल्दी से नहीं पहुंचता। तो सिंचाई के लिए नहरों का उपयोग किस लिए होता था? हड़प्पा जो था वो अधिकांश स्थल अर्ध शुष्क, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर अधिक गर्मी होती है, ऐसा क्षेत्र था जहां पर कृषि के लिए सिंचाई नहरों के माध्यम से की जाती थी। क्योंकि देखो जो नदियां हैं उनसे आप नहर आसानी से निकाल सकते हो, तो वो नहरों के माध्यम से, कुओं के माध्यम से, यहाँ तक कि जलाशयों का उपयोग करके। ठीक है, अब देखो इसके अवशेष हमें कहाँ कहाँ मिले? तो नहरों के अवशेष हमें मिले हैं अफगानिस्तान में। ठीक है, बात करें जलाशय की तो जलाशय के अवशेष मिले हैं हमें धौलावीरा से। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई इस तरीके से। उसके बाद आ जाते हैं कटाई के औजार। अब कटाई में कौन कौन से औजार उपयोग होते थे इसको समझेंगे अब हम यहाँ पे। हाँ, तो कटाई में हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मुख्यतः लकड़ी और पत्थर, क्योंकि उस समय जो ये लोग थे हड़प्पा वासी, ये लोहे की जो वस्तुएं थी उससे अपरिचित थे, उन्हें इनके बारे में पता नहीं था। तो हो सकता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि ये लोग लकड़ी और पत्थर के औजारों का उपयोग करते हैं। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए एक बार मैं आपको सारी चीजें दोबारा से समझा देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें एक बार समझ में आ जाए। तो कृषि प्रौद्योगिकी हम पढ़ रहे थे। पहला टॉपिक पॉइंट क्या था हमारा? हलों का प्रयोग। कहाँ कहाँ से हमें जो है साक्ष्य मिले हैं? चोलिस्तान और बनावली, जहाँ से मिट्टी के हल्के प्रतिरूप मिले हैं। ठीक है, बैलों का प्रयोग, एक शिंग वाला जानवर और वृषभ मोहरों पर पाए गए हैं। दो फसलें उगाई जाती थी, कालीबंगन और जो राजस्थान है यहाँ पे देखी गई है। सिंचाई के लिए नहरों का उपयोग होता था, कुओं का उपयोग होता था, जलाशयों का उपयोग होता था। अवशेष अफगानिस्तान में नहरों के मिले हैं और जलाशय के अवशेष धौलावीरा में मिले हैं। कटाई के लिए पत्थर और जो लकड़ी के औजार थे मुख्यतः उनका उपयोग किया जाता था। तो ये हो गई कृषि प्रौद्योगिकी किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता। दो टॉपिक आपके अब यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक रहस्यमयी लिपि। टॉपिक नंबर 3। एक रहस्यमयी लिपि क्यों कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को? तो इसका आंसर सिंपल सा है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है इसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका है, इसीलिए हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर किसी भी बात को कहते हैं, किसी भी तथ्य को रखते हैं, तो हमेशा हम संभवतः, अंदाजा या फिर ऐसा हुआ होगा, ऐसा इतिहासकार मानते हैं, इन शब्दों का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमें एक्यूरेट किसी भी चीज का पता नहीं है। क्योंकि जब तक आप किसी सभ्यता की जो लिपि है उससे ढंग से नहीं पढ़ते हो, उसके शब्दों को नहीं पढ़ते हो, भाषा को नहीं पढ़ते, तब तक आप उस चीज के बारे में
अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो वही सेम चीज हुई है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में। अब क्यों नहीं पढ़ी जा सकी है भाई? तो इस लिपि में लगभग 375 से 400 चिन्ह है, और वो भी कैसे? चित्रात्मक। आपने देखा होगा ये जो लिपि है वो कैसी है? चित्रात्मक लिपि है बेसिकली, ठीक है। और सबसे आखिरी, ये लिपि जो है ऐसा देखा गया था कि ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये राइट हैंड है, ठीक है, और ये है लेफ्ट हैंड, तो दाईं और बाईं, ठीक है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो दाईं से बाईं ओर यानी कि यहाँ से इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। क्योंकि कुछ मोहरें जो है उन पर दाईं ओर, मान लीजिए ये मोहर है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ रुपया, ठीक है, ये मोहर है, ये इसका लेफ्ट हैंड है, ये इसका राइट हैंड है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर संकुचित है, यानी कि दाईं ओर यानी कि इधर अंतराल हम मान सकते हैं इतना ज्यादा है ये वाला राइट का, और लेफ्ट का अंतराल इतना कम है, ठीक है। तो ये एक लिपि की कुछ कह सकते हैं विशेषता है जिसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका। तो छोटा टॉपिक था हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अब आ जाता है हमारा सबसे बड़ा टॉपिक, सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे पहला समाधान के बारे में, यानी कि कब्र वगैरह जो है उनके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अपने जो मृतक थे, यानी कि अपने जो व्यक्ति हुआ करते थे, लोग होते थे, उनको दफनाया करते थे। क्यों दफनाते थे? क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि ये इनका जो है वो पुनर्जन्म होता होगा, ठीक है। अंतिम संस्कार में क्या करते थे? व्यक्ति को दफनाते थे, ऐसी मान्यता थी इनकी कि इनका पुनर्जन्म होता होगा, ठीक है, पुनर्जन्म में विश्वास रखते। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता से हमें कई सारी कब्रें मिली हैं, जिसमें कब्रों में हमने देखा है कि बहुत सारी वस्तु हमें देखने को मिली है। अमीर की वस्तु में क्या है, गरीब की वस्तु में क्या है, ये चीज आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। जैसे अमीर की जो कब्र थी उसमें हमने देखा कि अमीर की जो कब्र है उसमें चिनाई की गई होगी, उसमें हमें आभूषण और जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो देखने को मिली है। तो ये तो होगी किसके बारे में? अमीरों के बारे में। वहीं बारी आती है गरीबों की। तो गरीबों की जो कब्रें हैं उसमें मुख्यतः रोजमर्रा की वस्तुएं देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि यदि कब्र जो है उसमें उसकी चिनाई की गई है, उसमें आभूषण पाए गए हैं, उसमें बहुमूल्य वस्तुएं पाई गई हैं, तो ये भैया अमीर की होगी, यानी कि एक अमीर वर्ग जो है हड़प्पा सभ्यता में था, पहला पॉइंट। दूसरा कि यहाँ गरीबों की कब्र में रोजमर्रा की वस्तुएं होंगी, यानी कि यहाँ पे गरीब भी थे, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है कि 1980 के दशक में हड़प्पा के कब्रिस्तान में जो उत्खनन हुए थे उसमें एक कब्र में हमें एक पुरुष की खोपड़ी मिली है, मतलब खोपड़ी तो मिली है, उसके आसपास में शंख के 3 छल्ले मिले हैं, जैस्पर के मनके मिले हैं, सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बनी हुई मालाएं मिली हैं, आभूषण मिले हैं, ठीक है। और कहीं कहीं तक तो मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया जाता था, जैसा कि ये है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि समाधान का अध्ययन सामाजिक विभिन्नताओं को पता लगाने के लिए क्यों जरूरी था, ठीक है। सारी चीज आपको समझ में आ गई अच्छे से। चलिए इस पॉइंट को हम दोबारा से समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और सारी चीजें। देखो, हड़प्पा सभ्यता के लोग अंतिम संस्कार में विश्वास रखते थे, क्योंकि इनको लगता था कि पुनर्जन्म लोगों का होता है, इसीलिए अपने लोगों को दफनाया करते थे, ठीक है। कब्रों में जैसे कि अमीरों की कब्रें हैं तो वहां से हमें आभूषण बहुमूल्य वस्तुएं मिलती हैं, और इनकी कब्रों की चिनाई भी की गई होगी क्योंकि पैसा बहुत होगा इनके पास, ठीक है। गरीबों की कब्र में रोजमर्रा की वस्तुएं मिलती होंगी, उदाहरण के लिए जो अभी हमने देखा था 1980 के दशक का, इस तरीके से। तो सामाजिक विभिन्नताओं अवलोकन जो है ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसी का, ये तो खैर पार्ट 1 हो गया, अब इसका पार्ट 2 समझते हैं, विलासिता की वस्तुओं का अध्ययन, ठीक है। विलासिता की वस्तुओं का अध्ययन पार्ट नंबर 2। तो देखो, जब भी समाधान से उपलब्ध जो वस्तु है, अब देखो हमने क्या देखा अभी यहाँ पे कि समाधान जो था उससे हमें बहुत सारी वस्तुएं मिल गई। अब इसके बाद ही जो दूसरा टॉपिक होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। समाधानों से उपलब्ध होने वाली जो पुरावस्तुएं थी उसका अध्ययन करके पुरातत्वविद जो थे, यानी कि पुरातत्वविद जो इन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उनको कहते हैं। तो जब वो उन्होंने देखा कि कब्रों से, अमीरों की कब्रों से, गरीबों की कब्रों से हमें ये वस्तुएं मिल रही, तो उन्होंने इसे 2 वर्गों में बांटा, अर्थात उपयोगी वस्तुएं, ठीक है, और एक विलास की वस्तुएं। उपयोगी यानी कि जो रोजमर्रा की होंगी, विलास की यानी कि जो बहुत ही मुख्यतः कम पाई जाती है। तो समझो, प्रथम वर्ग अर्थात उपयोगी वस्तुएं, इसके अंतर्गत दैनिक उपयोग की वस्तुएं होंगी, जैसे कि रोजमर्रा की वस्तुएं क्या हो सकती है, जैसे चक्की हो गई, मृद भांड,
सुइयां, झावा इत्यादि। ये सभी क्या है, रोजमर्रा की वस्तु है। तो इन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे जो सामान्य पदार्थ है इनसे बनाया जा सकता था। ठीक है, और इस प्रकार की वस्तुएं अधिकतर जो समान हड़प्पा वाले स्थल है उसमें देखने को मिली है। वहीं दूसरा वर्ग जो है वो क्या कहता है, महंगी वस्तुएं अर्थात दुर्लभ वस्तुएं से सम्मिलित है, जिनका निर्माण किसके द्वारा किया जाता होगा, स्थानीय स्तर पर जो पदार्थ उपलब्ध नहीं थे, बड़ी बड़ी दूर दूर से पदार्थ जो उपलब्ध किए जाते थे उनसे इनको बनाया जाता होगा। ठीक है, तो बेसिकली देखो आप इसे ऐसे समझ लो, मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो जब हमें वस्तुएं मिली, ठीक है, कब्रों से, तो उसे दो भागों में बांटा। एक तो वो जो रोजमर्रा की यानी कि उपयोगी है, एक तो वो जो विलास की यानी कि जो मुख्यतः कम पाई जाती है, महंगी। तो प्रथम वर्ग यानी कि उपयोगी वस्तुएं जैसे कि चक्कियां हो गई, मृदभांड, सुइयां, झावा, ये ऐसी वस्तुएं थी जिन्हें स्थानीय तौर पे आसानी से कोई भी बना सकता था पत्थर या मिट्टी के उपयोग से, और जो कि अधिकतर देखने को मिली है। वहीं दूसरी वस्तुएं बहुत कम देखने को मिलती हैं जो स्थानीय तौर पर बनाने के लिए सामान उनका उपलब्ध भी नहीं होता होगा। तो ये और जो बनाने की तकनीक थी वो काफी जटिल रही होगी। जैसे एक उदाहरण है फयांस। फयांस क्या है, ये घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ है। इसके छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। अब देखो फ्यांस क्या है, बेसिकली फ्यांस जो है वो जैसे घिसी हुई रेत के लीजिए या फिर बालू जो है, घिसी रेत के लिए जो या फिर बालू के लीजिए, तो इसका रंग और जो चिपचिपा पदार्थ है इसके मिश्रण को पकाकर जो पदार्थ बनाया जाता है वो होता है फ्यांस। ठीक है, इसको कीमती भी मानते हैं क्योंकि इनको बनाना कठिन है, तो इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, विलास की वस्तुओं के अंतर्गत। ठीक है, और जो उपयोगी वस्तु है उसमें चक्कियां, मृदभांड, सुइयां, झावा इत्यादि को रखते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया विलासिता की वस्तुओं का अध्ययन। और जो हमारा दूसरा टॉपिक था, मतलब पहला टॉपिक जो कि क्या था, शवाधान, ये भी आसानी से अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आ जाती है अगले टॉपिक की जो कि है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें, लिपि तथा बाट। मोहरों के बारे में, लिपि तथा बाट। तो सबसे पहले मोहरें और मुद्रांकन। बेसिकली मोहरें और मुद्रांकन, इनका उपयोग क्यों होता होगा, सिंपल सी बात है भाई, लंबी दूरी का जो व्यापार था उसको सुविधाजनक बनाने के लिए होता होगा। हाँ भैया, इसीलिए होता था, लंबी दूरी के व्यापार को और अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि ये बेसिकली क्या है कि ये कहानी जैसे है। अब मान लीजिए कि आपके हाथ में कोई थैला दे देते हैं। उस समय क्या था कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर भेजा गया है तो उसके मुख पर जो थैला होता है, ठीक है, मान लेते हैं एक थैला मैं बनाऊं, कहाँ पे बनाऊं, हाँ देखो यहाँ पे बना देता हूँ, ये इस तरीके से ड्राइंग कर देता हूँ और ये एक थैला हो गया। ठीक है, इस थैले के मुख पर रस्सी से बांधा गया गांठ। तो यहाँ पे क्या था, एक रस्सी जो थी उससे गांठ बांध दी जाती थी इस तरीके से। ठीक है, ये गांठ बांध दी गई इस तरीके से। फिर क्या होता था, इस पर थोड़ी सी गीली मिट्टी इस पे जमा कर दी जाती थी या फिर अधिक मोहरों से इसे दबाया जाता था। मतलब कि गीली मिट्टी लगा दी, उसके बाद इसे अच्छे से दबा दिया, जिससे क्या होता था, मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ जाती थी। यदि इस थैले को अपने गंतव्य स्थान यानी कि जहां उसे जाना है उस पर पहुंचने से पहले अगर कुछ इसमें छेड़छाड़ होती है तो कहा जाएगा कि हाँ भाई इसमें कुछ छेड़छाड़ हुई है और ये सही नहीं है, कुछ मतलब गड़बड़ हुई है यहाँ पे। अगर सही पहुंच गया है तो जैसे पहुंचना था वैसे पहुंच गया, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद मुद्रांकन जो था, यानी कि मुद्रांकन क्या था, मुद्रांकन के जरिए जो प्रेषक होता है यानी कि जिसके द्वारा भेजा गया है उसका पता चलता था, उसकी पहचान के बारे में, उसकी पहचान के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता था। अब देखो एक प्राचीन सूचना पट के अक्षर कुछ इस तरीके से हैं, जैसे एक अक्षर ये है, एक अक्षर ये है। अब आप एक चीज बताइए यहाँ पे मुझे कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि है, तो क्या आप इस चित्र का अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, हालांकि एक सूचना पट का चित्र है, मतलब सूचना पट चित्र, उसके कुछ शब्द हैं, ठीक है, अक्षर हैं, तो क्या आप इसका अर्थ निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। बड़े बड़े इतिहासकार भी इसका अर्थ नहीं निकाल पाए। तो इसीलिए हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में किसी भी बात को कहते हैं तो हम 100% उसके बारे में सिक्योर नहीं होते। तो लिपि, मोहरें, बाट, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है बाट के बारे में। मोहरें, मुद्रांकन समझ में आ गया, अब बारी आती है बाट की। तो विनिमय जो था यानी कि लेन देन जो था, आदान प्रदान जो था वस्तुओं का, वो किसके द्वारा होता था, बाटों के द्वारा। और ये किस तरीके की थी, ये एक सूक्ष्म
या फिर कह सकते हैं कि परिशुद्ध प्रणाली जो थी उससे संबंधित थी। ठीक है, ये बाढ़ जो थे वो सामान्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे? चर्ट नामक पत्थर से। किस पत्थर से याद रखेंगे? चर्ट नामक पत्थर से। और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनावाकार होते थे, यानी ये घनाकार के होते थे, किसी भी निशान मतलब निशान वगैरह नहीं होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड यानी कि मानदंड क्या क्या दिए जा सकते थे? तो वो 1 से लेकर 1280 तक हुआ करते थे, जबकि ऊपरी मानदंड यानी कि देखो मानदंड किस तरीके से, मान लीजिए ये एक बाट है, ठीक है, इस बाट का हम मान लेते हैं ये ऊपरी हिस्सा है और ये निचला हिस्सा है। ठीक है, तो निचले हिस्से में ये 1280 तक के बाट सम्मिलित हो जाते हैं और ऊपरी हिस्से में जो है वो दशमलव पहुंचने लगता है। ठीक, उसके बाद छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों को, मनकों को तोलने के लिए। आपने देखा होगा कि 1 ग्राम, ठीक है, 2 ग्राम, जब आप सोना लेने के लिए जाते हो तब वहां पे आपको 1 ग्राम, 2 ग्राम, 1 तोला, 2 तोला ऐसे बाट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका उपयोग किस लिए होता था? आभूषणों में और मनकों को तोलने के लिए। और धातु से बने तराजू जो थे वो मतलब कह सकते हैं बहुत ज्यादा किसी भारी माल को तोलने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो वाट के बारे में आपको ये चीजें समझ में आ गई अच्छे से। तो इस तरीके से आज के जितने भी हमारे यहाँ पे टॉपिक थे वो हमने यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार जितने भी टॉपिक आज हमने अभी तक किए हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, कौन कौन से टॉपिक अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो ये टोटल हमारे 4 टॉपिक थे बच्चों। ठीक है, इन चारों में से सबसे पहला था हमारा निर्वाह के तरीके, ठीक, और फिर था हमारा दूसरा टॉपिक जो कि था कृषि प्रौद्योगिकी। अब कृषि प्रौद्योगिकी में कौन कौन से पॉइंट्स थे ये मैंने आपको समझा दिए हैं। तीसरा टॉपिक था बच्चों हमारा हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो एक रहस्यमय लिपि थी, इसके बारे में। और उसके बाद चौथा टॉपिक था हमारा सामाजिक भिन्नता अवलोकन के लिए, जिसमें हमने शवाधान पढ़ा। और फिर दूसरा टॉपिक मतलब इसी में ही था जो कि था विलासिता की वस्तु का अध्ययन, ये हमने पढ़ा। देन उसके बाद मोहरें लिपि तथा बाट, जिसमें हमने पहला मोहरें और जो मुद्रांकन है इसके बारे में पढ़ा। देन आगे हमने बाट के बारे में पढ़ा सारी चीजें। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। तो अब मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर अब आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइएगा कि सर आपने जो हमें समझाया वो समझ में आया है या नहीं है, या अपना फीडबैक मुझे देना कि सर आपने जो समझाया वो हमें समझ में आ गया है, या कोई डाउट रहेगा तो वो आप पूछ सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।